प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियाँ महमूद रशीद साहब। मियाँ साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या मियाँ साहब ये बताइए कि ये आजकल इस चीज़ का बड़ा शोर है कि सिंध में हम नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, वहाँ के जो वज़ीर आला है उनके ख़िलाफ़, मुराद अली शाह के ख़िलाफ़, क्योंकि उनका नाम ECL पे है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो ख़ुद रिज़ाइन कर दें। उसके जवाब में कहा जा रहा है कि आपकी यहाँ पंजाब में मेजॉरिटी बड़ी चंद सीटों तक महदूद है, कोई 6 कहता है, कोई 4 को कुछ। कोई इस किस्म का ख़तरा है कि अगर अपोजिशन कोई इस किस्म का हमला करे तो वो कामयाब हो सकती है पंजाब में? मेरा ख्याल है 1% भी इस बात का चांस नहीं है। हमारे जो अक्सरियत है वो 2, 3, 4 नहीं, 15 से ज़ायद अरकान की अक्सरियत के साथ हमारी हुकूमत यहाँ पर मौजूद है। माजी में यहाँ पर जो इंतखाबात हुए हैं सेनेट के, उससे भी साबित हो गया। और बड़ा यकसुई के साथ पहली दफ़ा पंजाब के अंदर जो है तमाम वज़रा बाइख्तियार हैं और एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ एक टीम वर्क के तौर पे पंजाब के अंदर काम हो रहा है। पहले जो सूरत हाल हमने देखी थी, कोई अनरेस्ट नहीं है किसी तरफ भी, कि हमारे जो कुलीग MPAs थे, बल्कि वज़रा तक ये कहते थे कि पिछले 6 माह से हम कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आला से मिल लें या हमज़ा साहब से हमारी मुलाकात हो जाए। तो उस दौर का जब हम कंपैरिजन करते हैं आज के दौर के साथ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तमाम MPAs जो हैं वो मुतमिन हैं, वज़ीर आला साहब के दरवाज़े हर वक्त खुले होते हैं और तमाम लोग बआसानी जब चाहे मिल सकते हैं। इसी तरह काबीना के तमाम टीम जो हैं वो अपने अपने डोमेन में रह के अपनी अपनी मिनिस्ट्री में बिल्कुल इंडिपेंडेंट और बाइख्तियार हैं और तमाम फैसले खुद करते हैं, तमाम प्लानिंग खुद करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल भी एक प्रोपेगेंडा शायद ये कहें, लेकिन इस तरह का कोई इम्कान नहीं है कि वो कोई अपोजिशन अगर हमलावर होगी तो वो शायद हमारी हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाए। बहुत से लोग जो हैं वो हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग, एक खामोश अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है। आई डोंट वांट टू नेम देम, जी, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन दर्जन भर से ज़ायद लोग जो हैं वो खामोशी के साथ हमारे साथ वो मुफाहमती एक अमल के तहत हमारे साथ चल रहे हैं। उनको जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के मामलात हैं, अच्छा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मियाँ साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 4 बस नंबर अफराद को इधर से उधर करना है तो गेम पलट जाएगी, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। और राना सनाउल्लाह साहब ये इतना कॉन्फिडेंस है कैसे कह रहे हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं। राना साहब, अभी मियाँ महमूद रशीद साहब तो ये कह रहे हैं उल्टा आपके लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, तो आपकी जो ये डिफरेंस है ये बढ़ने की उम्मीद है। नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो नाम नहीं लेना चाहते ऑब्वियसली। जी देखिए, मामला ये है कि किसी भी हाउस में लोगों के रुझान का जो है वो सबसे बेहतर अंदाजा जो है वो सीक्रेट बैलेट में होता है, क्योंकि वहां पे तो किसी को कोई खौफ नहीं होता, वो सीक्रेटली अपना वोट जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो हालिया सेनेट का इलेक्शन हुआ है, सऊद मजीद साहब, सायरा तारड़ साहिबा और दूसरी तरफ जो है वो इनके वलीद इकबाल साहब थे और गालबन जहांगीर साहब की खमशीरा साहबा थी। तो उसमें आप रिजल्ट जो है वो देख लें। हमारे अंदाजे के मुताबिक हमें जो है वो 3-4 वोट ज्यादा पड़े हैं हमारे कैंडिडेट्स को, और ये सीक्रेट बैलेट था, कोई किसी देख नहीं रहा था, कोई किसी को जो है वो डरा धमका नहीं सकता था, सब ने अपनी मर्जी से जो है वो अपना वोट कास्ट किया। तो इसलिए पंजाब में भी और खास तौर से मरकज में भी, मरकज का मुझे ज्यादा इल्म है, मरकज में 176 वोट दे के इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने। 172 जो है वो लास्ट फिगर है, 4 वोट की उनको अक्सरियत थी। तो इसमें जो BNP है, अख्तर मैंगल, उनके 4 वोट हैं, वो खुल्लम खुल्ला हमारे साथ वो जो है वो बाइकआउट भी कर रहे हैं, हमारे साथ वो स्पीचेस भी कर रहे हैं। इसी तरह से 4 इंडिपेंडेंट लोग हैं वहाँ पे जिन्होंने इनको वोट किया था,
वो अपोजिशन के साथ आ बैठे हैं। इसी तरह से MQM को शदीद गिले हैं इनसे। इसी तरह से जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, उनके जो सेनेट में चेयरमैन है, उनका शदीद इख्तलाफ है इनसे। तो ये तो सिर्फ मूव करने की देर है, मरकज में भी और पंजाब में भी। तो जब ये तहरीक मूव होगी तो उसका जो है वो कामयाबी के इम्कानात जो है वो तो बहुत रोशन है। तो ये कब मूव होगी सर? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपके बकौल पाकिस्तान मुश्किल में है, तो आप क्यों नहीं इसको इनिशिएट करते और इस मूव को कामयाब बनाते, इन हाउस तब्दीली जिसका आप नारा लगा रहे हैं? देखिए इसमें जो है कोई भी अगर कोई भी, तो खैर मैं नहीं कह सकता, हिंदुस्तान में एक मरतबा 1 महीने बाद जो है वो जनरल इलेक्शन हुए थे। तो हमारी जो असेसमेंट है या एक राय है कि पाकिस्तान जो है या मुल्क जो है तो 6 माह या 4 माह बाद जनरल इलेक्शन का मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए इनको कुछ टाइम दिया जाना चाहिए, ताकि बाद में फिर ना ये कहें कि तो टाइम ही नहीं मिला और हम तो वरना ये सारा कुछ, हम 50 लाख हमने घर भी बना देना था, एक तो नौकरी भी दे देनी थी, बाकी भी सारे काम कर देने थे। तो इसलिए एक अपोजिशन के अंदर एक राय है कि कम से कम इनको एक बजट जो है वो पेश करने दिया जाए, मीनिंग देयर बाई कि कम से कम 1 साल का टाइम जो है वो दिया जाए और उसके बाद कोई इस किस्म की मूवमेंट जो है उसको आगे बढ़ाए। जी मियाँ साहब, ये आपने सुनी राणा साहब का जो रशात फ़िक्र है, लगता है आप तो उन्होंने जो ग्रेस पीरियड दिया उसकी वजह से हुकूमत कर रहे हैं, बाकी जब मर्जी करा दें आपको ये तो ये बताएं कि इतनी सूरत हाल मखदूज है। आप बिल्कुल राणा साहब से ये पूछें कि पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब में जब हमारी जो अददी अक्सरियत थी उससे 11 वोट परवेज़ इलाही साहब को ज़्यादा पड़े, तो इन्होंने वो शोर मचाया कि डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में नहीं आए कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है जनाब, हम तो इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। मुझे याद है सारा दिन डेडलॉक रहा और फिर इनकी मिन्नत समाजत करके इन्हें घेर गार के हम दोबारा लेके आए कि जनाब जो हो गया सो हो गया, और जी हमारे मैंडेट पे जनाब वो डाका डाल लिया गया है। तो ये सारी बात ऑन रिकॉर्ड है, पूरा दिन ये सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने कहा जी हमें तकरीर करने का मौका दें, साद रफ़ीक साहब और हमजा शहबाज को हम इस पर बात करना चाहते हैं। वो फिर इन्होंने आके बात की, उसके बाद दोबारा डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। यानी ये अगर ज़्यादा वोट पड़ जाएं तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं जी हमारा मैंडेट पे डाका डल गया है। अगर इन्हें इतना शौक़ है और ये श्योर हैं कि जनाब ये बड़ी कामयाबी के इम्कानात हैं तो शौक़ पूरा कर लें। बाकी साल में एक ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं। राणा साहब ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखते रहें। PTI की हुकूमत जो है उसको कोई ख़तरा नहीं है, ना मरकज़ में ना सूबे में। हम डिलीवर करेंगे, डिलीवर करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बड़े बड़े डाके मंजरे आम पर आए हैं जी, ये पूछ रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े जो डाक, ये मुझे जी फरमाइए बात अगर आप मुकम्मल कर लें जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ इस दौर में सामने आ रहा है इनके बारे में, और ख़ुद जरदारी साहब और फरियाल तारपुर और उनकी टॉप लीडरशिप के बारे में, ये इस तरह के हौलनाक जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तफ्तीश होकर सारा कुछ हो रहा है। ये 2015 में FIA ने ये सारी बात पकड़ ली थी। चौधरी निसार ने एक दफ़ा इशारों कनायों में कहा भी था कि अयान अली का जहाँ से टिकट जारी हुआ है उसी ट्रेवल एजेंट को पेमेंट जो है ना वो बिलावल के टिकट पे वहीं से जारी हुए हैं। लेकिन इन्होंने मुकमका कर रखा था दोनों बड़ी पार्टियों ने, और इन्होंने इस केस को टेकअप नहीं किया। जरदारी साहब वाले केस पे पीपल्स पार्टी की जो सारी लीडरशिप ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के और ये बोगस अकाउंट्स वाले केस के अंदर कोई बोला नहीं, लब कुशाई नहीं हुई। 3 साल गुजर गए और अब अगर ये सारा कुछ हो रहा है, इन सब की ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह से इस हुकूमत से जान छूट जाए। इन्हें अगर ये 1% भी यकीन हो कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है तो ये दिन ना होने दें, रातों रात कहें हमारी जान छूट जाए जो फंदा हमारी तरफ आ रहा है। जी राणा साहब, आपका ये जो उन्होंने तो बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा कि आप तो जान छुड़ाना चाहते हैं, 1 सेकंड में छुड़ा लें, आपसे हो नहीं रहा ये कहाँ तक सही है? और
इसमें के साथ साथ मेरा ये सवाल भी है कि आपका और पीपल्स पार्टी के दरमियान तालमेल किस हद तक हो चुका हुआ है, जिसको मौका कहते हैं? देखें, हमारा और पीपल्स पार्टी का इस बात पे मुकम्मल इत्तेफाक है कि ये हुकूमत जो है ये धांधली की पैदावार है और ये जो मैंडेट है ये जाली है और इस मुल्क का बच्चा बच्चा ये जानता और समझता है ये लोग किस तरह से कामयाब हुए हैं, इन्हें किस तरह से कामयाब करवाया गया और ये जाली मैंडेट जो है इसके ऊपर पूरी एक जो है वो कंसेंसस पूरे मुल्क में। जहाँ तक इन्होंने फरमाया चौधरी परवेज इलाही के हवाले से, तो मामला ये है कि इन्हें इसी बात की जो है ना वो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ हमारे 10 साल दौर में तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो अब ये जो बहरिया टाउन वाला मामला हुआ है तो ये चंद दिन हुए हैं चौधरी परवेज इलाही और उनकी बाकी जो लोग हैं उनकी फैमिली को उनके खिलाफ माशाल्लाह मुकदमा जो है वो इन्होंने दर्ज कर लिया है और चौधरी परवेज इलाही कैंप में जो ख्यालात वो एहसासात हैं वो एक पेशगी से भी सामने आए थे, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो हम साल का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं तो ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है बल्कि 3-4 दिन की बात है, तो ये सारा जो है ना बोरिया बिस्तरा जो है वो लपेटा जाएगा। बाकी जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो भाई 1990 का जी अकबर खान का जो केस था उसमें तो आप बातें करते नहीं थे कि जी ये इतना बड़ा जुल्म हुआ, जी ये इतना बड़ा ओपन जो है वो केस है, तो इसमें कुछ नहीं किया। तो अब खुद ही जो है वो आप कह रहे हैं कि जी हमें कोई शहादत नहीं मिली और उसको आपने जो है वो क्लोज करने का जो है वो रिकमेंड कर दिया है। तो इसलिए ये जो एहतसाब है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रेजर्वेशन है और ये जो जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, हमें तो लगता ये है कि ये जरदारी साहब के एहतसाब वाला मामला जो है ना ये तो किसी और तरफ अब जा रहा है। शायद उसमें जो है वो जो ये करने जा रहे थे आज से 1 हफ्ता पहले, बल्कि कल तो इन्होंने जो सिंध के ऊपर हमला बोला था और कल फवाद चौधरी साहब भी जा रहे थे, वो बाकायदा जो सारे जिनके प्रोग्राम थे वो सारे वो भी मंसूब हो गए हैं। तो इसलिए ये बड़ी कमजोर विकेट पे हैं निजामी साहब, लेकिन अभी इनको जो है वो थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ताकि जो है ये फिर लोगों को से यकीन आ जाए कि ये तब्दीली जो है ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने और गरीब से रोटी छीनने और महंगाई मुसल्लत करने और इस मुल्क की इकॉनमी की बर्बादी के लिए जो है वो लाई गई थी, तो जिसे जो है वो अवाम इंशाअल्लाह ताला जो है वो इस तब्दीली को। हाँ, ये जो आपने राणा साहब सिंध की बात की है, मैं ज़रा मियां महमूद रुशी साहब से पूछना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब को जो आप मोहम्मद बिन कासिम बना के सिंध फतह करने के लिए भेज रहे थे और वो हमला होने से पहले ही पसपा हो गया, ये नाकिस हिकमत अमली के तहत आप मानते हैं कि होमवर्क पूरा नहीं था? आपको 22 तकरीबन अरकान की जरूरत थी पीपल्स पार्टी, अगर आपने वहाँ पर चेंज लेकर आना था। चीफ जस्टिस साहब की बड़ी सख्त नोटिस देने के बाद वो फिर गुंजाइश नहीं रही थी। वो भी था, लेकिन ऐसा लगता है निजामी साहब कि वो 22 अफराद की हिमायत भी शायद हासिल नहीं थी, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक वाला होमवर्क भी पूरा नहीं था। अदरवाइज चीफ जस्टिस ने वो इन हाउस तब्दीली उसको तो उन्होंने नहीं रोका, वो अगर आप चाहें तो वो पीपल्स पीटीआई उसको इनिशिएट भी कर सकती थी। तो आप समझते हैं हिकमत अमली नाकिस थी मियाँ साहब? बिल्कुल भी नहीं, हमारी हिकमत अमली अब भी जारी है और हम होमवर्क अपना मुकम्मल कर रहे हैं, हम इस अपनी बात से पीछे नहीं हटे। ये एक डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस है उसका एक हिस्सा है कि अगर हमारे पास अददी अक्सरियत आ जाएगी तो किसी वक्त भी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं। ये हमारा आईनी हक है, इससे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क करने के लिए, तो जो दूध और शहद की नहरें ये बहा के गए हैं कि जिस जगह पे इन्होंने मुल्क को पहुंचा दिया है, शायद 70 साल तारीख में कभी ऐसा दौर नहीं आया होगा कि खरबों रुपए इन्होंने जो जिस तरह से लूटे हैं कर्ज़ों की रकम और जिस तरह से ये आईसीयू में इस मुल्क की इकॉनमी को छोड़कर चले गए कि ये तो आइंदा आ नहीं रहे, तो आइंदा आने वालों के लिए ये मसाइल छोड़ जाएं। पंजाब के अंदर 55 अरब रुपए के चेक जो हैं वो बाउंस हुए हैं इनकी हुकूमत के दिए हुए। 10 साल तक ये पंजाब के स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं। ये अलग बात है कि सवाए मियाँ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के किसी तीसरे मिनिस्टर का आवाम को नहीं पता था कि कौन है।
बदतरीन किस्म की फस्ताई और डिक्टेटरशिप यहाँ पर मुसल्लत थी पंजाब के अंदर, और जो इस पंजाब के साथ इन्होंने कर दिया, मेरा ये ख्याल है कि उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम चाहिए कि यहाँ ये क्या करते रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि इन्हें थोड़ा ये कह रहे हैं ना जी 1 साल हम ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, दे लेंगे हमें ग्रेस पीरियड। मैं ये समझता हूँ कि जो वक्त गुजरेगा ये एक्सपोज होते जाएंगे फर्दर, और इनके जो लोग अंदर हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, दर्जनों और फिर बीसियों में ये होंगे। ये कोई इनमें से बचने वाला नहीं है। जो मेन लोग हैं, हर बंदा किसी न किसी चक्कर के अंदर जो है वो फंसा हुआ है, और हमने ये तय किया हुआ है कि ब्लैकमेल नहीं होना। अपनी हुकूमत को बचाने के चक्कर में किसी किस्म की कोई जीरो टॉलरेंस है हमारी। जो कुछ इन्होंने निगला हुआ है इन्हें उगलना पड़ेगा। राइट सर। मियां साहब एक मुख्तसर ब्रेक लेना है, प्रोग्राम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। कुछ और चीज़ें खासतौर पर अभी निज़ामी साहब ने पूछा था, उसका जवाब नहीं आया कि क्या चेयरमैन सेनेट जो है वो चेंज होने के लिए जा रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी और PMLN में इस हवाले से आपस में मुज़ाकरात हो गए हैं या मीटिंग्स हो गई हैं या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। तो ये हम कैटेगोरिकली ये सवाल रखते हैं अपने मेहमानों के सामने। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। मियां महमूद रशीद साहब और राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि हमारा ये आईनी हक है कि अगर हमारे पास अददी अक्सरियत हो जाती है तो हम नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकते हैं। ये हमारा आईनी हक है, ये कोई गैर आईनी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शुरू में जब हमने आपसे पंजाब के हवाले से सवाल किया था तो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि अगर ये हमारी हुकूमत पर हमलावर होते हैं, तो एक तरफ आप इस अमल को हमलावर होना तस्वुर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप समझते हैं कि ये आईनी हक है। तो ये सर दोहरा मयार नहीं है? क्या दोहरा मयार है जी? इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अदम एतमाद की तहरीक कह सकते हैं, हमला आवर हो सकते हैं। ये कोई गैर पार्लियामानी लफ्ज़ तो नहीं है, ये तो एक स्पिरिट के तहत है। अगर कोई बंदा कहता है कि हुकूमत गिरानी है, हमने इनकी अक्सरियत नहीं रही, तो वो ट्राई कर ले, उनका इन्हीं हक है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा राना साहब, ये मैंने सवाल किया था आपसे कि ये भी बात हो रही है कि यही जो अदम एतमाद की जो अग्रीद चल पड़ी है, धमकियों की भी तो कोई हुआ नहीं। अब ये सेनेट के चेयरमैन के मामले में भी सुना है कि कोई अपोजिशन की तरफ से मूव है, लाने वाले भी उनको जरदारी साहब ही थे वैसे। तो अब इस मामले में कोई आपकी पार्टी की और PPP की कोई तालमेल है ज़िमन में? देखिए, उसमें जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है उसके कौमी असम्बली में निज़ामी साहब 5 वोट हैं। जो इनके 176 वोट हैं उनमें से 4 वोट BNP अख्तर मैंगल के माइनस हो चुके हैं। उसमें से जो 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो माइनस हो चुके हैं। और उसके बाद अगर ये बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है ये माइनस हो जाती है तो उसके बाद फिर इनकी मरकज में हुकूमत जो है वो तो फिर फारग है। और जिस दिन मरकज में हुकूमत इनकी फारग होती है तो पंजाब में हुकूमत फारग होने में इतनी देर लग रही है जितनी देर में आदमी जो है वो वाया मोटरवे जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचता है, इससे ज़्यादा देर नहीं लग रही। तो ये बात अब जरदारी साहब के ज़ुम्मे है कि वो जरदारी साहब जो है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी से बात करें, क्योंकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो चेयरमैन बनाने में और उन मामलात में जरदारी साहब की अलाई रही है। और ये सारा हमारे तो उनके दरमियान जो है वो क्या मामला सेटल होता है। जरदारी साहब पहले तो अदम की तहरीक में मुतहर्रक नहीं थे और वो ये समझते थे, जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि वो भी समझते थे कि अभी हमें कुछ टाइम देना चाहिए। तो अब शायद मालूम हो रहा है कि जरदारी साहब इस फॉर्म में आ गए हैं। तो अगर आ गए हैं तो मेरा ख्याल है कि ये 10 तारीख को इजलास शुरू हो रहा है, 10 जनवरी को, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो बात वाज़ेह हो जाएगी। महमूद रशीद साहब, ये राणा साहब ने तो आपको डराना शुरू कर दिया जरदारी साहब से कि जिस तरह उन्होंने बनाई थी सेनेट की चेयरमैनशिप उस तरह ही वापस ले लेंगे। तो आपका खौफ से तो थरथरा रहे होंगे आप। जी ये तरलियां ते आए ने जरदारी साहब दे, मैं क्या तरलियां ते आए ने जरदारी साहब दे, तरले लैंड है। जी राणा साहब की ख्याल है कुछ नहीं होना, तरले ते आ गए। देखिए जी, तरलियां ते आए ने किसी तरह जान छुट जाए, जरदारी साहब ने शिकंजा अपना पिया है,
इस करके अगर वो हथ पैर मारते ने तो ये पिछो दुआ कर देने पे पूरी तरह करके देख लें शौक पूरा कुछ नहीं होना। जी राणा साहब ये तो तुम कह रहे हैं कि तुम तरले ते आए हो। चलो जी ये तो फिर ये घोड़ा और ये मैदान ये तो ज्यादा देर नहीं लग रही है, 15 दिन महीने में इनको जो है वो पता चल जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि चलो अपना मियां महमूद रशीद साहब जो है वो कि चलो इनको मिल जाए, लेकिन अब अगर इनकी किस्मत में नहीं है तो फिर हम क्या कह सकते हैं। राणा साहब PMLN की तरफ से एक बात आई थी कि जी अवाम राब्ता मुहिम हम शुरू करेंगे अगर नवाज शरीफ साहब को जेल हो जाती है वो, और फिर उधर से जरदारी साहब के हवाले से भी आता है कि जरदारी कि अगर उन पर प्रेशर बढ़ता है तो वो भी सड़कों पर आएंगे। बिलावल ने इनिशियली ऐलान किया, बाद में खैर उन्होंने अपनी दूसरी स्टेटमेंट भी दे दी ना। उधर से कोई तहरीक शुरू हुई ना आपके यहाँ से कोई तहरीक शुरू हुई? इसमें थोड़ा सा राणा साहब मैं ये इजाफा करूँगा कि मुस्लिम लीग की यौम तसीस थी 30 दिसंबर को, उसमें बल्कि मुझे भी कहा गया कि हॉल वॉल बुक करने के लिए वो तो नहीं हो सका, लेकिन वो प्रोग्राम ही आपने कैंसिल कर दिया। ना आप गए ना बिलावल ना अपना जो है हमजा गए ना मरियम गई। तो ये क्या मैसेज आता है आपके वर्कर्स को कि जैसे ये कह रहे हैं अभी कि आपने तो बड़ी तहरीक चलाने का मुजामत का ऐलान किया था, लोग इसको समझते हैं इसको ट्रांसलेट नहीं, क्या तो नहीं होगा? इसको ट्रांसलेट राणा साहब इस तरह से कर रही है कि इनके पास अफरादी कुव्वत नहीं है तहरीक चलाने की, इनमें दम खम नहीं है या मुकम्मल जी। देखिए बात यह है कि जहाँ तक 30 दिसंबर के लाहौर के मरकजी प्रोग्राम को जो है वो डाइवर्ट करने की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात है, वो तो वर्कर्स के मुतालबे पर ही किया गया, क्योंकि यहाँ पे बुलाया गया था सिर्फ MNA MP को और टिकट होल्डर्स को। तो वर्कर्स की तरफ से ये प्रेशर है कि जी या तो फिर आप बुलाएं, सबको बुलाएं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे इतनी अरेंजमेंट नहीं है, 700-800 आदमी की अरेंजमेंट है और सिर्फ जिला के सदर सेक्रेटरी MNA MP और टिकट होल्डर आए, तो ये तो फिर उस पॉलिसी के खिलाफ बात हुई कि आप अवामी राब्ता में शुरू करना चाहते हैं। तो इसलिए फिर ये कहा गया कि लाहौर में लाहौर वाले अपना प्रोग्राम करें, लेकिन बाकी लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करें, और ये प्रोग्राम जो मरकजी था उसको मनसूखी जो है वो कारकुनों के मुतालबे पर ही जो है वो की गई। बाकी जहाँ तक आप इस बात का तल्लक है कि जी तहरीक, देखिए निजामी साहब तहरीक इस तरह नहीं शुरू होते कि एक दिन ऐलान हो जाए कि जी सुबह से तहरीक शुरू हो जाएगी, नहीं, उसके लिए बाकायदा जो है वो पहले तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए कोई लीडर होना चाहिए, और आपके दोनों लीडर्स अंदर हैं इस वक्त। नहीं तो कोई नहीं, बाकी जब अपोजिशन जो है वो इस बारे में एक फैसला करेगी, पहले तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जो देखो तहरीकें चलाने के जो आजमूदा जो तरीके हैं, पहले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें फिर एक इत्तेहाद वजूद में आएगा, उसके बाद कम से कम 10-15 जो बड़े शहर हैं उनमें जलसे किए जाएंगे, जलसों के बाद फिर एक लॉन्ग मार्च होगा जो लाहौर से, पिशावर से, कोयटा से, कराची से, तो फिर इस तरह से जो है वो एक बात को, ये सारा प्लान जो राणा साहब बता रहे हैं ये पार्टी के किसी फोरम पर डिस्कस हुआ इस तरह से कि इस तरह से होगा, या ये आपके ज़हन में तजवीज़ है? नहीं, ये अगर मेरे ज़हन में है तो मैं भी तो पार्टी की मीटिंग में होता, मैं वहाँ पे ये चीजें डिस्कस हुई हैं। हाँ, ये राणा साहब मजीद बताएं क्या प्लान है, ये कब तक हो, टाइमलाइन भी है इसकी? इसमें देखें, इसमें जो है ये MMA और MMA 100% और PMLN जो है वो हमारा कोई अभी 50-50 था कि सर MMA या मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ, क्योंकि जमात इस्लामी तो आपने तो आपको पहले भी सपोर्ट नहीं किया। देखिए बात यह है कि जमात इस्लामी उस इत्तेहाद में शामिल होने को तैयार है, ANP उस इत्तेहाद में शामिल होने को तैयार है, उनकी लीडरशिप जो है वो बेन जलसों में आने को तैयार है। तो पहले तो ये प्रोग्राम जो था ये केलम में होगा कि जिस दिन मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर थे, तो इसके ऊपर बात हुई थी, इत्तेफाक से मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इस बारे में रिलक्टेंट थी। पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि जी नहीं, अभी ये कबल अज़ वक्त है, टाइम देना चाहिए इनको। अगर पीपल्स पार्टी जो है, अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि जी अब वक्त है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो शहरों में बड़े जलसे करने का मामला है ये तो फौरी तौर पे या कम से कम फरवरी मार्च से शुरू हो सकता है। लास्ट कमेंट मियां साहब, लास्ट कमेंट। मैं ये समझता हूँ कि
राना साहब की जो बुखलाहट है वो मेरी समझ में तो आ रही है कि जिस तरह इनकी सारी लीडरशिप ज़ेर है एहतसाब के, हमने कभी नहीं कहा कि क्रॉस द बोर्ड ना करें। ये 5 साल तक ये पिछले हुक्मरान रहे, इन्हें होश नहीं आई कि वो डाकू लुटेरे जिन्हें ये गिनवा रहे हैं कि इनके साथ हैं, ये कहाँ थे? इन्हें धनिया पिया हुआ था, ये क्यों नहीं आया, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? एक मेगा करप्शन का केस इन्होंने अगर ट्रायल किया हो या किसी को सजा की हो, नहीं। इनका बिलीव मुकमका पे था। आज भी इनको यही चाहिए कि अगर आज मुकमका की कोई बात हो तो सब ठीक हो जाएगा, वरना जरदारी साहब की अमामत में ये इनकलाब लाने चले हैं, ये हुकूमत का तख्ता उठने चले हैं, ये तहरीक चलाने चले हैं, ये शौक पूरा कर लें। पाकिस्तान के अवाम अब इनके झांसे में नहीं आएंगे, इन्हें हमेशा के लिए उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब आपका, राना सनाउल्लाह साहब आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक मुख्तक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। निज़ामी साहब, अभी राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ थे और मियां महमूद रशीद साहब, तो उनसे बात हो रही थी, तो जो राना सनाउल्लाह साहब ने मार्च कह रहे हैं कि उसमें कोई तहरीक बन सकती है, लेकिन बड़ा मुबहम सा खाका उनके जहन में लगता है, बड़ा कोई कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है। शायद वो मशरूत है, अगर पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात हो जाएं, कोई तहरीक बनना शुरू होती है, हालात इनके खिलाफ ज़्यादा ख़राब हो जाएं। बहुत बड़ा सुकम तो वैसे ये है कि महमूद रशीद साहब जरदारी की क़यादत का बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की क़यादत का। अब अगर जरदारी साहब भी जो हैं वो पाबंद सलासल हो जाते हैं, जो कह रहे कि वो होंगे, या मजीद ज़ेर अताबी आ जाते हैं, वो अंदर कर देंगे उनको भी। तो वो जो आपने लीडरशिप वाली बात कर रही थी, और अगर मरियम भी इलेक्टेड है तो कौन इसको लीड करेगा इस सारे शो को? ये एक सवाल जो है पैदा होता है। हमजा करेंगे, दूसरे ये है कि या बिलावल करेंगे। फिर मैं थोड़ी सी हिचकिचाहट भी लगती है मुझे, पता नहीं क्या ज़ेर ज़मीन क्या हो रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है कि मियाँ साहब खुल के पत्ते नहीं अपने सामने रख रहे। एक तो उनकी मुश्किलात भी हैं जायज़, कि वो चाहते होंगे जब तक उनकी बेल ना हो जाए ज़रा ठंडे होकर बैठे। तो PMLN के दिखे लोग भी कोई बहुत फ्रंट फुट पे नहीं आ रहे, थोड़ा सा घबराए हुए लगते हैं कि ज़रा देख लें मामला किधर को जाते हैं, ज़रा कुछ हिसाब किताब लगा लें। लेकिन वरना कहाँ 5 साल अपोजिशन में बैठेंगे। बात यह है कि अपोजिशन अब इंतज़ार कर रही है कि तेल आया सड़क पर छिड़का हुआ, उस पर वो तीली लगाएं। तो तेल नहीं इनको फेंकना चाहिए PTI को। भाई इनको अपने पत्ते ज़रा ध्यान से देख के खेलने चाहिए। ये अभी तक ओवर कॉन्फिडेंट इनकी जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे जो इक़्तिसादियात के, वो अब यही है कि जी हमें अब चीन से $2 अरब मिल गए तो बहुत बड़ी कामयाबी हमारी, UAE से इतने मिल गए, सऊदी अरेबिया से इतने मिल गए, हमारे रिजर्व ये महीनों नहीं बल्कि दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। असल मसला ये है कि आपने इकॉनमी को सही उस पे ग्राउंड्स पे कब लेके आना है। अभी बांग्लादेश में इलेक्शन हुए हैं, हसीना वाजिद इलेक्ट हुए हैं, बड़े धांधली के इल्ज़ाम लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंसिस्टेंटली उनका 7.8 या इससे ज़र पढ़ के ग्रोथ रेट है, हमारा जो है वो 5.8 से नीचे आ गया। स्टॉक एक्सचेंज का मसला है। हैरानगी होगी आपको कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने माह नवंबर में कहा था कि मैं पूरी इकॉनमी का प्लान दे दूंगा। अब नवंबर के दिसंबर भी आ गया, जनवरी भी आ गया, कोई प्लानिंग ही नहीं है। यानी 4 माह ज़्यादा का अर्सा गुजर गया, इस हुकूमत की इक़्तिसादी रोड मैप ही कोई नहीं है। कभी टामक टोइयाँ मारते हैं कि हम जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम में, नहीं जा रहे, फिर जाएंगे तो बड़ी मार्केटिंग पोजीशन मजबूत देंगे, वो पोजीशन और वीक होती जा रही। अब इसके अंदर आज तो लोग बड़े खुश हैं कि तेल जो है वो सस्ता हो गया 5 रुपये, लेकिन अगर आगे जाने वाले हालात में महंगाई भी बढ़ती है, अफरात ज़र यानी कि उसमें इजाफा होता है, बेरोज़गारी में इजाफा होता है, लोग अगर सड़कों पे ला सकते हैं तो अपोजिशन तो पूरी कोशिश करेगी उस अदम
इस्तेकाम पैदा करने की लोगों की। नहीं, लेकिन ये मार्च की जो डेट दे रहे हैं ये मार्च तक का टाइम, मार्च तक तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी। लेकिन उन्होंने जो बात कही ना उसमें, अच्छा बाय द वे वैसे मैं सिर्फ ऐड कर लूँ कथा कलामी के लिए माजरत, वो शेख रशीद साहब जो हैं अपने पेशगोइयाँ करने वाले जो सियासतदान हैं, वैसे तो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, मैं न लेना चाहिए, लेकिन वो भी मार्च की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मार्च में इनका सफाया हो जाएगा। नहीं, वो भले सफाई हो जाएगी, वो कहते हैं मकसद है कि वो शेख रशीद भी तो पेशन गोइयाँ करते रहते हैं। ऑपोजिशन जो है वो पहले तो टेम्परेचर जो है ना देखेगी, अगर ये जलसे जो हैं इनके बहुत अच्छे होते हैं वाकई, और उनमें सही ट्रक को मिलती है, फिर अगला स्टेप होगा। सही है। अच्छा, आपने अभी इकोनॉमी की बात की है, तो इकोनॉमी असद उमर साहब की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक प्लान की बात कर रहे थे, तो $1-2 अरब का फाइनेंशियल टाइम्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान को असिस्टेंस मिल रही है चीन की तरफ से। जी, मैंने अर्ज किया भी, हाँ जी, उसका मैंने जिक्र किया भी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये $2 अरब की बात नहीं है, कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। फिर चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं उनका पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, लैंडिंग एजेंसीज जो हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज यानी IFIs जो है उनका इंस्टीट्यूट, यानी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उधर से कुछ हो। इधर से देखें ना, इन्होंने कुछ ऐसे इकदाम कर दिए हैं जिससे इकॉनमी जो है, जो रही से कसर थी, वो भी बेड़ा गर्क हो गया। मसलन आप पाकिस्तान में जो कारें बनती हैं ना, वो पहले शोरूम में 125 पे निकल जाती थी, अब 25 से निकलती। उसकी वजह क्या है कि जिन्होंने कहा ये पड़ गए इसके पीछे जो कि जो कैश ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती, फाइलर नॉन फाइलर का उन्होंने बढ़ा दिया। अब मुसीबत ये है कि पाकिस्तान की जो ब्लैक इकॉनमी है उसको क्या करेंगे? वो बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक वाइट इकॉनमी से भी बड़ी है, और उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आप जब ब्लैक इकॉनमी को, वाइट इकॉनमी को बहाल किए बगैर ब्लैक इकॉनमी को भी ख़त्म कर दें कि तो नतीजा यही निकलेगा जो निकल रहा है सामने। आप अब ये देखें ना, FATF है जी कि जी अब कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अब FATF से अगर हम डरेंगे अमेरिका के कहने पे और हम ऐसी पाबंदियां लगाएंगे, हम है ही एक कैश सोसाइटी। मसलन जो बेनामी है, मैं जरदारी साहब वाली जस्टिफिकेशन नहीं पेश कर रहा, यहाँ तो बेनामी में सब कुछ चलता है। लेकिन अब अगर आप इस किस्म की एकदम ड्रैकोनियन चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे तो इससे इकॉनमी और ख़राब होगी, इससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, इससे मायूसी भी बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो की ज़ीरो रहेगी। सही है। तो इसका ये जो अभी ट्वीट किया है इमरान खान साहब ने, 4 चीज़ों को वो कन्फ्रंट करने जा रहे हैं 2019 में। क्या है वो? एक तो वो करप्शन का खात्मा करेंगे। नहीं, करप्शन सबसे आखिर में, सबसे आखिर में, तरतीब में आखिर में है, लेकिन वो फिलहाल तो लगता है पॉलिसी में तो नंबर 1 है उनका, या सबसे ज़्यादा शोर उसी पे है। दूसरा वो गुर्बत का खात्मा करेंगे, जहालत का खात्मा करेंगे, और ऐसे ही एक और है। तो इमरान खान साहब जो है वो इकनॉमिक चैलेंज सबसे बड़ा है, और उन्हीं से ये सब चीज़ें रिलेट करती हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब चीज़ें बेहतर होंगी, इकॉनमी बेहतर होगी। इकॉनमी अगर बेहतर नहीं हो रही तो इन चीज़ों पे भी अमल दरामद नहीं हो सकता। गुर्बत का खात्मा डेफिनेटली नहीं हो सकता। हेल्थ और एजुकेशन पे काम नहीं हो सकता। करप्शन भी इवन अगर उसको आपने एलिमिनेट करना है या उसको कम करना, ख़त्म करना, तो उससे वो स्ट्रेंथ मिलेगी। लेकिन ये जो है ना ट्वीटों वाला मसला, ये हर ओहदेदार या हुक्मरान को ट्वीटें करने का शौक़ हो गया। ट्वीट के ज़रिए पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए मेरे नज़दीक। वो तो मेरा ख्याल है एक नए साल की मुबारकबाद थी जिसको थोड़े से उन्होंने नहीं, वो मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। इमरान खान, ऑब्वियसली, बिल्कुल इमरान खान भी करते हैं, कई और भी लोग करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पॉलिटिफिकेशन भी करते हैं उसके ज़रिए। वो बाकी वो ठीक है ट्वीट, लेकिन जब ट्रंप ट्वीट करता है उस पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होती है। लेकिन ट्रंप की सारी सियासत जो है ट्वीट पे चलती है। आप अगर उसको रोल मॉडल लें तो ट्रंप के पास ही कैन अफोर्ड टू डू इट। आप मेरी बात समझे ना, कि वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक सिस्टम है। अमेरिका की इकॉनमी ग्रो कर रही है, जो ओबामा की पॉलिसी से एक मोमेंटम मिला था उसका फ़ायदा ट्रंप को हो रहा है। यहाँ उल्टा साहब है कि अगर नवाज शरीफ की पॉलिसियों की खराबियाँ थी, उसका जुर्माना भी इनको अदा करना पड़ रहा है। उस पर दोहरा जुर्माना ये है कि इनकी कोई पॉलिसी कोई नहीं है। तो ट्वीट करके कि ये गुर्बत, जहालत, ये ट्वीट से तो नहीं हो सकती। ये तो एक बड़े बुनियादी मसले हैं, इनके लिए बुनियादी पॉलिसियों में आपको बता रहा हूँ कि कोई रोड मैप ही नहीं है।
आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये कम से कम हमारे सामने नहीं है, या कम से कम जैसे शायद छुपा के रखा हुआ है। आपको सही बात बता सही। अच्छा, वो एक और चीज़, मोहम्मद डैम जो है उसका अब वो बनने के लिए जा रहा है, ठेका उसका हो गया, और वो डेस्कॉन और चीनी कंपनी ने मिलकर लिया। गजोबा नामी चीनी कंपनी और डेस्कॉन पाकिस्तानी कंपनी है, और डेस्कॉन शायद अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की है, लेकिन नहीं, अब वो खुद नहीं है चेयरमैन, वो जब से वो इस पर हुकूमती मामलात में आए हैं तो उन्होंने इस पर, लेकिन इसके बावजूद निज़ामी साहब, ये तो इसी तरह से की दलील है। अगर वो कहें कि जी अब पीटीआई के लोग इसको दलील के तौर पे ये कहेंगे कि जब वो आए थे हुकूमत में तो उन्होंने इसकी चेयरमैनशिप छोड़ दी है, तो ये तो वही दलील है जो जरदारी साहब की ये लोग नहीं मानते, जब वो कहते हैं कि मैं जब सदर बना था तो मैंने भी जरदारी ग्रुप की को जो है वो उसको छोड़ दिया था, उसकी रुकनीत, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ। आपके सवाल में जवाब मुस्बर है, तो आपने जो बात कही है, लेकिन आप, हाँ, तो फिर आपकी क्या ख्याल में इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए? बात यह है कि जो मौजूद मुल्क होते हैं ना, मुस्तमिल वहाँ जो असूल होते हैं, जो ख़ास तौर पे जमहूरी ममालिक में, वहाँ एक कानून होता है उसको मफादात के तजाद का, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब मफादात के तजाद का जो असूल है वो कानून होता है वहाँ। अब उसको ये नहीं है कि आप इस तरह नाक पकड़ने पे यूँ करके पकड़ लें तो कहेंगे ये वो ठीक है। सवाल ये है कि क्या वो रज़ाक दाऊद साहब ने अपनी कंपनी के जो शेयर हैं वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए हैं? उनकी फैमिली के पास तो है, बेनिफिशियरी तो वही है ना, एंड एनालिसिस। और आपको पता है कि इनका आप सीपैक से भी झगड़ा था। इन्होंने जो पहले थी ना वो पिछले दौर में जो वो लगी है हमारी बिजली के कारखाने बने, उनके प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने बिल्ड किया, इनको नहीं मिले बिकॉज इट वाज नॉट द लोएस्ट बिल्डर, शायद इसमें होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए था कि इसको इनकार कर देते। एन मुमकिन है ये शफाफ ठेके तरीके से लिया गया, एन मुमकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा बोली दी हो। वही मैं आपने बात करते हैं ना, नाज़िर साहब होता हो किया जाए, बल्कि लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन बेहतर बात उठाया जा सकता है, लेकिन एतराज़ उठाया जा सकता है। रज़ाक साहब को पर्सनली जानता हूँ, खुद इंतहाई नफीस और बज़ाहिर ईमानदार आदमी है, लेकिन ये इधर उंगली उठ सकती है। और अगर हुकूमत ये दलील दे कि जी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, मिसाल के तौर पर डेस्कॉन, और उन्होंने जो है वो ये मैं डाउट्स की सबसे बड़ी है ये भी, आई डोंट नो। अच्छा, आई डोंट नो, वैसे मतलब मुझे भी नहीं पता, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि मुमकिन जवाबात मेरे जहन में आ रहा है जो पीटीआई के हो सकते हैं कि जी देखें जी अब वो इसके चेयरमैन नहीं है अपनी डेस्कॉन के, जी देखें जी अब तो उन्होंने सबसे अच्छा वो किया और शफाफ तरीके से हुआ है, कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा, अब ये बताइए, ये जाते जाते मुझे वो जो अनिल मुसर्रत साहब हाउसिंग का बड़ा, आपको नाम ही नहीं लेता उसका? हाँ, ये वैसे आज हाउसिंग मिनिस्टर थे महमूद रशीद साहब, उनसे हमें पूछना चाहिए था कि उन्होंने ये कहाँ तक पहुँचा, लेकिन वो राना सनाउल्लाह साहब और वो सियासी गुफ्तगू रही मेरे जहन में था कि उनसे, लेकिन वो मौका नहीं मिल सका। ये उनसे पूछना चाहिए, हाउसिंग मिनिस्टर है मियां महमूद रशीद साहब, कि वो कहाँ तक पहुँचा, इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ। चलें इसको किसी और सेटिंग में पूछते हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।